हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका एवोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक है आपकी ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एवोल्यूशन के बारे में एक ब्रीफ स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लगभग 2000 मिलियन वर्ष पहले जो है अर्थ पे पहली सेलुलर फॉर्म जो थी अपीयर हुई थी। अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो, जिसको शॉर्टकट में आप MYA कह सकते हैं, मिलियन ईयर एगो। तो अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। ठीक है, द मैकेनिज्म of how non-cellular aggregate of Gantt molecule could evolve into cell with membrane envelope is not known। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है जो कि मेम्ब्रेन एनवेलप से ढकी हुई है, ठीक है, यह कैसे तैयार हुई नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ जॉइंट मैक्रोमॉलिक्यूल से, इसके बारे में कोई मैकेनिज्म अभी तक ज्ञात नहीं है। तो द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ गैंट मैक्रोमॉलिक्यूल कुड इवॉल्व इनटू सेल विथ मेम्ब्रेनस एनवेलप इज नॉट नोन। ठीक है, तो कैसे यह फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो कि मेम्ब्रेन से एनवेलप थी, मेम्ब्रेन से ढकी हुई थी, यह कैसे नॉन सेलुलर एग्रीगेट गैंट मैक्रोमॉलिक्यूल से बनी, इसके बारे में मैकेनिज्म अभी तक अज्ञात है। ठीक है, तो लगभग 2000 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की प्रथम कोशिका के रूप में प्रकट हुआ और यह गैंट मैक्रोमॉलिक्यूल नॉन सेलुलर एग्रीगेट से एक सेलुलर फॉर्म जो कि मेम्ब्रेनस थे तैयार हुए। यह कैसे तैयार हुए, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, इसके कोई मैकेनिज्म अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक, आगे देखें। सम ऑफ दीज सेल्स हैड टू एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें से कुछ सेल के पास ऑक्सीजन रिलीज करने की क्षमता थी। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेनस एनवेलप सेलुलर फॉर्म तैयार हुए, उनमें से कुछ के पास ऑक्सीजन को रिलीज करने की क्षमता थी। द रिएक्शन could have been similar to light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy, captured and channelized by appropriate light harvesting pigment। ठीक है, तो किस तरह से वाटर को तोड़ा जाता है, जिस तरह से आज हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में कि पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल है वह सोलर एनर्जी को स्टोर करता है और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है, तोड़ता है उस एनर्जी को यूज करके, और जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसी तरह की प्रोसेस जो है उस समय भी सेल्स में हुई होंगी, जिसमें कोई एक पिगमेंट होगा, हार्वेस्टिंग पिगमेंट होगा, जो लाइट को एप्रोप्रिएट करेगा, चैनलाइज करेगा, एनर्जी को कैप्चर करेगा और इस सोलर एनर्जी के हेल्प से वाटर को स्प्लिट करता है, वाटर को तोड़ता है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम में जो प्रोसेस आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसमें वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन को रिलीज कराया जा रहा है, ठीक उसी तरह का प्रोसेस जो है उस टाइम पर भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस रहा होगा, जिसमें ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस होती होंगी, जिसमें वाटर को स्प्लिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, और इस सोलर एनर्जी को कैप्चर और चैनलाइज करने का काम जो है एक पिगमेंट के द्वारा होता होगा, लाइट हार्वेस्टिंग
पिगमेंट के द्वारा। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वह मल्टी सेलुलर फॉर्म में चेंज हुई। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज हुई। तो आपने देखा इसमें कि अर्थ पे जो लाइफ की फर्स्ट सेल अपीयर हुई वह अप्रॉक्सीमेट 2000 मिलियन वर्ष पहले हुई। ठीक है, और यही जो है मल्टी सेलुलर फॉर्म में धीरे धीरे चेंज हुई बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, अब टाइम जो है अभी तक हम बात कर रहे थे 2000 मिलियन वर्ष पहले की, अब हम बात कर रहे हैं 500 मिलियन ईयर पहले की। तो बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट वेयर फॉर्म एंड एक्टिव। ठीक है, तो 500 मिलियन ईयर एगो जो है इनवर्टिब्रेट, ठीक है, पृथ्वी पे तैयार हुए और एक्टिव हुए। ठीक है, तो 500 मिलियन वर्ष पूर्व इनवर्टिब्रेट जीव बने और क्रियाशील हुए। जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो जॉलेस फिश थे, बिना जबड़े वाली जो मछलियां थीं, वह लगभग 350 मिलियन ईयर एगो उपस्थित हुई। ठीक है, तो जबड़े रहित मछली जॉबलेस फिशेस संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। नेक्स्ट देखें, सी वीड्स, जो समुद्री घासें हैं, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो सी वीड्स समुद्री घासें और कुछ पौधे जो हैं वह लगभग 320 मिलियन ईयर एगो उपस्थित हुए। तो समुद्री खरपतवार और कुछ पादप संभवतः 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। ठीक, वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वेयर प्लांट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था जो कि प्लांट पे, लैंड पे आया था, जमीन पे आया था, उत्पन्न हुआ था, वह प्लांट था। We are told that the first organism that invaded land were plant। ठीक है, जो पहला ऑर्गेनिज्म था जो कि जमीन पर आया वह क्या था? पौधा था, प्लांट था। ठीक, आप पढ़ रहे हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। इसमें आपको बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 2000 मिलियन, ठीक है, वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर जीवन की प्रथम सेलुलर फॉर्म जो है प्रकट हुआ। और यह किससे प्रकट हुआ? तो इसमें आपने देखा कि माइक्रो मॉलिक्यूल थे, गैंट माइक्रो मॉलिक्यूल, जो कि नॉन सेलुलर फॉर्म थे, इन्हीं से मेम्ब्रेनस सेलुलर फॉर्म जो है प्रकट हुई। लेकिन इसकी मैकेनिज्म पता नहीं है, इसकी कैसे हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, और इनमें से ही कुछ सेल्स ऐसे थे जो ऑक्सीजन को रिलीज करते थे, और कहा जाता है कि यह संभवतः जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होते हैं उसी तरह का प्रोसेस जो है इनमें होता रहा होगा, जिसमें कुछ पिगमेंट हैं जो पिगमेंट सोलर एनर्जी को स्टोर करते हैं और एक चैनलाइज्ड मीडियम से, एक चैनाइड माध्यम से H2O को स्प्लिट कराते हैं, H2O को तोड़ते हैं सोलर एनर्जी की हेल्प से और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जो है यही जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, इन्हीं से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं परिवर्तित हुए। 500 मिलियन वर्ष पहले जो है इनवर्टिब्रेट जो हैं प्रकट हुए और एक्टिव हुए। ठीक, जो जॉबलेस फिश थी, जो आपकी जो जॉलेस फिश थी, जबड़े रहित जो मछलियां थीं, वह लगभग हम कह सकते हैं 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। सी ग्रासेस और कुछ प्लांट जो हैं संभवतः 320 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। ठीक है, अब वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वेयर प्लांट। लैंड पे, जमीन पे जो पहला ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हुआ, ठीक है, वह प्लांट था। ठीक, दे वेयर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड। ठीक है, तो जब एनिमल जो है लैंड पे आए
तो उस समय प्लांट्स जो हैं बहुत बड़े स्तर पर फैले हुए थे, ठीक है। तो जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुए वे पादप थे, और जब धरती पर एनिमल्स अस्तित्व में आए तब ये पादप जो थे धरती पर खूब फैल चुके थे, ठीक है। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रांग फिन्स, जो फिश थी उनमें मजबूत फिन्स थे, मजबूत स्टाउट थे, कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, जो वाटर से जमीन पर आती थी और फिर जमीन से वाटर में चली जाती थी। तो फिश इस टाइम में ऐसी थी, फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रांग फिन्स, ठीक है। फिश में फिन्स जो होते थे वो काफी मजबूत होते थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो मूव कर सकती थी, चल सकती थी ऑन लैंड जमीन पे, एंड गो बैक टू वाटर, और वाटर में जा सकती थी, ठीक है। तो जब धरती पे एनिमल आए तो उस समय पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, फैल चुके थे, और मजबूत और सुदृढ़ पंखों वाली जो मछलियां थीं वह धरती पे आ जा सकती थीं। दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर एगो, और ऐसा लगभग जो है 350 मिलियन वर्ष पहले संभव हुआ था। 350 मिलियन वर्ष पहले ऐसा घटना हुई थी, जिसमें कुछ मछलियां जो थीं वह जमीन पर आती थीं और फिर पानी में चली जाती थीं। कुछ प्रूफ है, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। इन 1938 अ फिश काट इन साउथ अफ्रीका, 1938 में एक साउथ अफ्रीका में मछली मिली, हैपेन टू बी ए कोलोसेंथ, ठीक है, जिसे सिलोकैंथ कहा जाता है, सिलोकैंथ, विच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जिसको विलुप्त मान लिया गया था कि यह एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन उस मछली को जो है 1938 में साउथ अफ्रीका में, ठीक है, प्राप्त किया गया। इन 1938 अ फिश काट इन साउथ अफ्रीका, 1938 में साउथ अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई, हैपन टू बी, ठीक है, सिलोकैंथ विच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जिसको थॉट किया जाता था, विचार किया जाता था कि यह सिलोकैंथ जो है वह विलुप्त हो चुकी है, लेकिन वह मछली जो है साउथ अफ्रीका में 1938 में मिली थी। दीज एनिमल कॉल्ड लोबेफिन्स, इन एनिमल्स को लोबेफिन्स कहते हैं, ठीक है, इन एनिमल को लोबोफिन्स कहते हैं। evolve into the first amphibian, ठीक है, इन्हीं से जो है फर्स्ट एम्फीबियन तैयार हुए, evolve into the first amphibian that live on both land and water, ठीक है। तो इन्हीं से पहले एम्फीबियन तैयार हुए जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते थे, जमीन पर भी और पानी में दोनों भी रह सकते थे। तो आप देख रहे हैं कि 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई, सिलोकैंथी, जिसे विलुप्त मान लिया गया था, ठीक है। ऐसे प्राणियों को लोबेफिन कहा गया, ऐसे प्राणियों को लोबेफिन कहा गया जो पहले एम्फीबियन के रूप में विकसित हुए, जो पहले एम्फीबियन के रूप में विकसित हुए, जो पहले एम्फीबियन के रूप में डेवलप हुए, उन्हें लोबोफिन कहा गया, और जो वाटर और लैंड दोनों पर ही रहे, ठीक है। आगे देखें, देयर आर नो स्पेसिमन ऑफ दीज लेफ्ट विथ अस, इसके लिए हमारे पास कोई भी स्पेसिमन नहीं है जिससे हम इसको प्रूव करें। तो आज हमारे पास इनका कोई भी नमूना नहीं बचा हुआ है, कोई भी स्पेसिमन नहीं बचा हुआ है। हाउएवर दीज वेयर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलामेंडर, फिर भी हम कह सकते हैं कि उनके जो आधुनिक एंसेस्टर्स हैं, आधुनिक उत्तरदाता हैं, वह आपके फ्रॉग और सैलामेंडर हैं, ठीक है। फ्रॉग और सैलामेंडर्स जो हैं इन्हीं के पूर्वज वह थे, ठीक है। हाउएवर दीज वेयर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलामेंडर, ठीक है। हालांकि यह आधुनिक युग के जो एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग और सैलामेंडर, इन्हीं जीवों के क्या थे, पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे। द एम्फीबियन evolve into reptile,
एम्फीबियन से ही रेप्टाइल तैयार हुए। ठीक है, एम्फीबियन से ही रेप्टाइल विकसित हुए, एम्फीबियन से ही रेप्टाइल विकसित हुए। दे ले थिक सेल एग, तो जो रेप्टाइल्स थे उनके अंडे जो थे वह थिक सेल्ड थे। ठीक है, मजबूत कवच वाले थे, और विच डू नॉट ड्राई अप इन सन। ठीक है, और धूप में सूखते नहीं थे, अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियन के अंडों की तरह। ठीक है, एम्फीबियंस जो थे उनके जो एग्स थे वे धूप में सूख जाते थे, तो इसलिए वाटर में ही एग देते थे। लेकिन जो रेप्टाइल्स थे इनके एग में थिक सेल्ड थे, थिक सेल था, मजबूत कवच था, जिससे वह धूप में सूखता नहीं था और यह बाहर अंडे देते थे, जबकि जो एम्फीबियंस थे वह जल में ही अपने अंडे देते थे क्योंकि धूप में सूख जाता था। यह थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपने देखा कि जो आपके रेप्टाइल्स हैं ये मोटे कवच वाले अंडे देते हैं, जो एम्फीबियन अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते थे। ठीक है, अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डेसिडेंट्स। तो अगेन हम जो है फिर से हम इनके उत्तराधिकारियों को ही देख पाते हैं। ठीक है, और इनके उत्तराधिकारी कौन है? तो द टर्टल, टार्टवाइज एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, टर्टल, टार्टवाइज और क्रोकोडाइल जो हैं उनके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, तो एक बार फिर आज हम इनके केवल डिसेंडेंट्स को, उत्तराधिकारियों को ही देख सकते हैं, जो कि टर्टल, टार्टवाइज और क्रोकोडाइल्स हैं। इन नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स एगो आर सो रेप्टाइल ऑफ डिफरेंट। ठीक है, अगले 200 मिलियन वर्ष बाद जो है विभिन्न आकार और आकृति के सरीसृप ने पृथ्वी पर आधिपत्य कायम किया। ठीक है, इन नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर एगो सो रेप्टाइल ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। ठीक है, सो रेप्टाइल ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेंट ऑन अर्थ। ठीक है, तो अगले 200 मिलियन वर्ष तक विभिन्न शेप और साइज के रेप्टाइल्स जो थे वह अपने अर्थ पे जो है आधिपत्य स्थापित किया, अपने आप को कायम रखा। ठीक है, आइए उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, कौन कौन से थे। गेंट फॉर्म्स, उस दौरान जो पौधे थे वो भी बहुत बड़े बड़े थे, टेडोफाइट थे। गेंट फॉर्म, दैत्याकार फर्न, बहुत बड़े बड़े पौधे। गेंट फर्न, टेडोफाइट वेयर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फ्रॉम डिपॉजिट स्लोली कोल। तो आप देख रहे हैं कि जो उस समय के फर्न्स थे, टेडोफाइट्स थे, वे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन यह धीरे धीरे नष्ट हुए और यह धीमे धीमे जो है कोयले के रूप में डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो विशाल पत्तियों वाले फर्न या टेडोफाइट उपस्थित थे, किंतु वह धीरे धीरे समाप्त हुए और कोयले के भंडार बन गए। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल वेयर वेंट बैक टू वाटर। कुछ इसमें जो जमीन पे रहने वाले रेप्टाइल्स थे वह फिर वाटर में चले गए। ठीक है, सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल वेंट बैक इनटू वाटर टू एवॉल्व इनटू फिश। ठीक है, टू एवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर एगो इस्थियोसॉरस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें से कुछ जो रेप्टाइल्स थे वो पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले संभवतः मछली जैसे, ठीक है, मछली जैसे रेप्टाइल्स, ठीक है, के रूप में प्रकट हुए, मछली जैसे रेप्टाइल के रूप में प्रकट हुए, जैसे कि इख्थियोसॉरस। ठीक है, इख्थियोसॉरस जो है वो मछली जैसा रेप्टाइल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल वेंट बैक इनटू वाटर। कुछ जमीन पे रहने वाले रेप्टाइल्स थे वह वापस फिर पानी में चले गए और इन्हीं से जो है लगभग 2200 मिलियन ईयर एगो जो है एक इन्हीं रेप्टाइल से मछली जैसे रेप्टाइल बने। इसका एग्जाम्पल है इख्थियोसॉरस, इख्थियोसॉरस। ठीक है, द लैंड रेप्टाइल वेयर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स। जो लैंड पे रेप्टाइल थे वह निश्चित ही
डायनासोर थे। द लैंड रेप्टाइल वेयर ऑफ कोर्स द डायनासोर। ठीक है, तो लैंड पे, जमीन पे जो रेप्टाइल्स थे वे डायनासोर थे। द बिगेस्ट ऑफ देम, जो इनमें बड़े की बात अगर की जाए, द बिगेस्ट ऑफ देम दैट इज ट्राइनेरोसॉरस रैक्स। तो जो इसमें सबसे बड़ा था वह था ट्राइराइनोसॉरस रैक्स। वाज अबाउट 20 फीट इन हाइट, इसकी ऊंचाई जो है 20 फुट की थी, 20 फीट हाइट, एंड हैड ह्यूज फियरसम डेंजरस लाइक टीथ, और इसके पास जो है विशाल डरावने कटार जैसे दांत था। इसके पास जो टीथ थे वह ह्यूज, बड़े, फियरसम, डरावने, डैगर लाइक टीथ थे। डैगर लाइक, ठीक है, बहुत मजबूत टीथ थे, डरावने कटार जैसे, आरी की तरह उसके मुख में टीथ था। अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले, द डायनासोरस सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, अचानक जो है डायनासोर जो है अर्थ से समाप्त हुए। ठीक है, अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो द डायनासोरस सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, अचानक जो है अर्थ से यह समाप्त हुए। रीजन क्या है? वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन। ठीक है, इसकी सही कारण क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपना अपना लोग अलग अलग कारण देते हैं। सम से क्लाइमेटिक चेंज किल्ड देम, कुछ लोगों ने कहा कि क्लाइमेट चेंज हुआ और इसकी वजह से यह मारे गए। सम से मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा, सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें से अधिकांशतः जो है बर्ड में बदल गए। इनमें से सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें से यह बर्ड में चेंज हो गए। द ट्रूथ में लाइव इन बिटवीन, जो सच्चाई है इन्हीं दोनों के बीच में है। सच्चाई जो है इन्हीं दोनों के बीच में है। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से समाप्त हो गए और कुछ जो थे इसमें से बर्ड में बदल गए। ठीक है, सच्चाई जो है इन्हीं दोनों के बीच में है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले संभवतः मछली जैसे जो रेप्टाइल्स थे, जैसे कि इक्थियोसॉरस के रूप में प्रकट हुए, और पृथ्वी पर रहने वाले जो रेप्टाइल्स थे वो डायनासोर थे। इनमें सबसे बड़ा जो था वो ट्राइराइनोसॉरस रेक्स था, लगभग 20 फुट ऊंचा था, विशाल डराने वाले कटार जैसे दांत था इसके पास, और लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। हमें इसके सही कारणों का पता नहीं है। कुछ लोग का मत है कि वातावरण और जलवायु परिवर्तन ने इन्हें मारा। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें से ज्यादातर पक्षियों के रूप में विकसित हो गए। इनमें से सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व्ड इनटू बर्ड, इनमें से अधिकांश जो है वो पक्षियों के रूप में डेवलप हो गए। स्मॉल साइज रेप्टाइल ऑफ दैट एरा स्टिल एक्सटिंक्ट टुडे, उस समय के जो छोटे साइज के रेप्टाइल थे वह आज भी उपस्थित हैं। ठीक है, तो उस युग के छोटे रेप्टाइल्स आज के दौर में भी उपस्थित हैं। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, उस टाइम के जो छोटे रेप्टाइल्स थे, ठीक है, वे आज भी उपस्थित हैं। द फर्स्ट मेमल्स वेयर लाइक स्क्रू, जो पहला मेमल्स था वह क्या था? स्क्रू था। पहले मेमल्स की बात की जाए तो वे कौन थे? स्क्रू थे। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, और इसके जो फॉसिल्स हैं वो बहुत छोटे साइज के हैं। द फर्स्ट मेमल वेयर लाइक श्रीव, जो पहला मेमल था वो श्रीव था, और इसके जो जीवाश्म हैं, इनकी जो बोन्स वोन्स मिली हैं वह बहुत छोटे साइज के हैं। मेमल्स वेयर बेबी पेरस, मेमल्स जो थे वे बेबी पेरस थे, बच्चे पैदा करते थे। एंड प्रोटेक्ट देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड मदर बॉडी। ठीक है, और अपने अनबॉर्न यंग को, जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं, उनको अपने मदर जो है अपने बॉडी के अंदर ही रखती थी, उनको सुरक्षित रखती थी। ठीक है, अनबॉर्न यंग को मदर जो है अपने बॉडी के अंदर ही सुरक्षित रखती थी। ठीक है, मेमल वेयर बेबी पेरस एंड प्रोटेक्ट देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर
बॉडी। ठीक है, तो पहले मैमल्स जो थे वे शुरू थे जिनके फॉसिल्स छोटे आकार के हैं। मैमल्स जो एनिमल्स थे वे सब विविपेरस थे और उनके जो अनबॉर्न यंग थे, अजन्मे शिशु थे, वह माँ के शरीर के अंदर ही सुरक्षित रहते थे, गर्भ में सुरक्षित रहते थे। मैमल्स वेयर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग। मैमल्स जो थे वह सेंसिंग के मामले में बहुत इंटेलिजेंट थे। एंड अवॉइड डेंजर एट लीस्ट, और वह खतरों से अपने आप को बचाव कर लेते थे। ठीक है, मैमल्स वेयर मोर इंटेलिजेंट एंड सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट, और खतरों से अपने आप को बचा लेते थे। ठीक, व्हेन रेप्टाइल कम डाउन मैमल टुक ओवर दिस अर्थ। ठीक है, तो जब रेप्टाइल्स समाप्त हुए, कमी हुई, तब मैमल्स जो है इस अर्थ पे कब्जा कर लिया। ठीक है, व्हेन रेप्टाइल केम डाउन मैमल टुक ओवर दिस अर्थ। ठीक है, रेप्टाइल्स की कमी हुई और मैमल्स जो है इस अर्थ पे कब्जा कर लिया। देयर वेयर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिसेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट, इटिशी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, देयर वेयर साउथ अमेरिका मैमल रिसेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट, इटिशी। साउथ अमेरिका में, ठीक है, घोड़े जैसे, हॉर्स जैसे मिलता जुलता, हिप्पोपोटामस आप कह सकते हैं दरियाई घोड़ा जो समुद्र में पाए जाते हैं, भालू, खरगोश आदि थे। ठीक है, तो देयर वेयर साउथ अमेरिका मैमल रिसेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस। ठीक है, साउथ अमेरिका में मैमल्स जो हैं वह घोड़े जैसे थे, जिसे हिप्पोपोटामस जो समुद्र में पाए जाते हैं, बियर, रैबिट, ये सब समुद्र में पाए जाने वाली चीजें हैं जो मैमल्स जैसे थे, और जमीन पर भी पाए जाते हैं बियर, रैबिट जो मैमल हैं। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट थे उनमें परिवर्तन हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े, ठीक है, तो व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल वेयर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फाउना। ठीक है, तो ये एनिमल्स जो थे वह नॉर्थ अमेरिका फाउना में अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाए। ठीक है, तो आपने देखा ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जब साउथ अमेरिका, व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका मिल गए, दीज एनिमल वेयर ओवर रिडन बाई नॉर्थ अमेरिका फाउना, तो ये एनिमल जो हैं नॉर्थ अमेरिका पर छा गए, बहुसंख्यक हो गए, इनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, एनिमल्स के रूप में भी और प्लांट के रूप में भी। ठीक है, तो जब दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिल गया तो ये जीव जो है उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और वे बहुसंख्यक हो गए। ठीक है, संख्या में बढ़ गए। ड्यू टू सम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउस्ट मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कुछ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के पाउस्ट मैमल जो हैं सर्वाइव अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के स्तनधारी जैसे कि कंगारू जो है जीवित रहे हैं। ठीक है, क्यों जीवित रह पाए? बिकॉज द लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल, क्योंकि उनका कंपटीशन जो है दूसरे मैमल से कम था। ठीक है, दूसरे मैमल से कंपटीशन कम होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो पाउस्ट मैमल थे वह बचे रह गए, जैसे कि कंगारू आप देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारी जो थे जीवित रहे, क्योंकि उन्हें दूसरे अन्य मैमल्स जीवों से कम प्रतियोगिता थी। ठीक है, लिस्ट वी फॉरगेट
हमें भूलना नहीं चाहिए, कहीं हम बताना तो नहीं भूल गए। लिस्ट वी फॉरगेट सम मेमल लाइव होली इन वाटर। कुछ मेमल्स ऐसे थे जो वाटर में ही रह गए, वह जमीन पे नहीं आए। सम मेमल्स लाइव होली इन वाटर, वो पूरी तरह से वाटर में ही रह गए। वेल, डॉल्फिन, सील एंड सी काऊ आर सम एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हैं वेल, डॉल्फिन, सी काऊ, जो वाटर में ही रह गए। ठीक है, तो कहीं हम यह बताना भूल तो नहीं गए कि कुछ स्तनधारी, कुछ मैमल्स पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे कि वेल, डॉल्फिन, सील, ठीक है, समुद्री गाय, सी काऊ आदि। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, इटीसी आर स्पेशल स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। यू विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, इन सब का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये लोग कैसे विकसित हुए हैं, इनके लिए एवोल्यूशन की स्पेशल स्टोरी है। यू विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेस, इसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द एवोल्यूशन ऑफ मैन। जो सबसे सफल स्टोरी है एवोल्यूशन की, वह है एवोल्यूशन ऑफ मैन। विथ लैंग्वेज, स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके साथ में उसकी लैंग्वेज, स्किल और सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाथी, घोड़े, कुत्ते का विकास की बात जो है, विशिष्ट कहानियां हैं, इसके बारे में आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। मानव का विकास जो है सर्वाधिक सफलता की कहानी है, और इसके पास भाषा, कौशल, आत्मबोध और सोच चेतना है। ठीक है, अरफ स्केच ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, देयर टाइम ऑन जियोलॉजिकल स्केल आर इंडिकेटेड इन फिगर 6.9 एंड 6.10। ठीक है, तो एक रफ आइडिया जो है, रफ स्केच जो है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म का, टाइम स्केल के साथ जियोलॉजिकल स्केल के रूप में फिगर में इंडिकेट किया गया है, फिगर नंबर 9 और 10 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रफ आइडिया दिया गया है, किस टाइम पीरियड में कौन से एनिमल्स आए। ठीक है, एवोल्यूशन का यह आइडिया दिया गया है, यह आपके एनिमल्स का दिया गया है। इससे पीछे आप देख सकते हैं प्लांट का दिया गया है। यहाँ देखें प्लांट्स का, द स्केच ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। जियोलॉजिकल पीरियड के बेस पे प्लांट का एवोल्यूशन दिया गया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड है। पेलियोजोइक एज है यहाँ पे, फिर है आपका मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद है सीनोजोइक। ठीक है, और फिर है प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, इसमें अलग अलग प्लांट का एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स हैं, इनसे आपका ट्रेकियोफाइट्स एंसेस्टर्स, राइनिया टाइप प्लांट बने। ठीक है, उसके बाद सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस में आप देख रहे हैं जूस्टेरोफाइलम, सिलोफाइटॉन, प्रोजियो, मैनोस्पर्म, सीड फॉर्म्स, यह सब डेवलप होना शुरू हुए। पर्मियन में एब्जॉर्बेंट लाइकोपोड्स तैयार हुए। ट्राइजेसिक, जुरासिक, ठीक है, क्रीटेशियस में अलग अलग टाइप के पौधे बन रहे हैं। हर्बेशियस, लाइकोपोड्स, फर्न, कॉर्निफेरस, साइकेड्स। ठीक है, क्रीटेशियस, हॉस्टेल्स, स्पिनोफ्राइड्स, गिंगोक्स, जिनेट, निटेल्स, यह सब बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सीड फॉर्म्स हैं, जो प्रो गैमनोस्पर्म से सीड फॉर्म तैयार हुए हैं, डाइकोटलिडन्स, मोनोकोटलिडन्स और एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, डेवलप हुए हैं। और इन सब से आप देख रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए सिनोजोइक एज में, और यह सब प्लांट डेवलप हुए। तो यह जो इवोल्यूशन है प्लांट का, इसी तरह से इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स का भी है, जिसमें आप देख रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे यहाँ पे 350 मिलियन ईयर एगो में आप देख रहे हैं कि अर्ली रेप्टाइल्स हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसके बाद 200 से लेकर 300 मिलियन ईयर एगो में पर्मियन ट्रायसिक में अलग अलग रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेलिकोसॉरस है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यह आपका थिकोडॉन्ट्स एक्सटिंक्ट हो चुका है यह भी। ठीक, उसके बाद 150 जुरासिक एज में आप देख रहे हैं थेराप्सिड्स हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। टर्जियरी में डायनासोर हैं, यह भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जीरो में आप आ गए क्वार्टरली जीरो में, यह आपके
पाए जाते हैं रेप्टाइल्स, टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, ठीक है, टोटरस, क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यह टाइम पीरियड जो है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बेस पे आप एनिमल के एवोल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन की बात की जाएगी। थैंक यू।